नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। पार्लियामेंट्री बिजनेस का उद्देश्य है आपको, जनता को, देश के तमाम सांसदों से मिलवाना। सांसद क्या काम करते हैं जनता के लिए, कैसे रहते हैं, कितना वो बिजी रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं जनता के बारे में, जनता के बारे में उनकी राय क्या है, उन सबसे आपको मिलवाना। इसी क्रम में हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्री विजयपाल तोमर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है, किसान बिल को लेकर देश की संसद से लेकर सड़क तक बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। ऐसे क्या इस बिल के अंदर खामियां हैं, किसान सड़कों पे उतरा हुआ है? ये विरोध बिल्कुल इस तरह से है जैसे सीए को लेकर के विपक्ष ने विरोध शुरू किया था और यहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम किया था, क्योंकि सीए में भी केवल अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक थे, जो पीड़ित थे, उनको यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान था। यहाँ के किसी मुसलमान के खिलाफ कोई वो नहीं था, लेकिन ऐसा माहौल बनाने का काम किया विपक्ष ने और लंबे टाइम तक दिल्ली में आंदोलन चला कि जैसे उनको देश से निकालने जा रहे हों। तो इसी तरह जो 60 साल तक कुछ नहीं कर सके, जिन्होंने किसान को बर्बाद करने का काम किया, जो सबसे सम्मानित पेशा था, उस किसान को मजदूर से भी निचले स्तर पर लाने का काम किया, उन लोगों को परेशानी हुई कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है किसानों के क्षेत्र में इन कानूनों के द्वारा। और इनको जो कुछ दिखाई नहीं दिया तो किसानों को गुमराह करने के लिए विरोध शुरू किया गया है, और जिसमें विपक्ष की बड़ी भारी भूमिका, और ख़ासतौर से मैं नाम लेके कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की इसमें बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। वास्तविकता यह है, जब देश आज़ाद हुआ या उससे पहले विश्व का जब से सबसे समृद्धशाली राष्ट्र था, 1750 तक भी विश्व की और अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% के करीब था। तब 80% लोग देश के खेती से जुड़े हुए थे। जब देश आज़ाद हुआ तब भी 75% लोग खेती से जुड़े हुए थे। तब कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में 51.8% था, करीब 52% था। लेकिन 50-60 साल तक जिन्होंने राज किया देश पर, 50 साल तक कांग्रेस ने किया, 10 साल उनके समर्थन से सरकारें चली। जो सबसे सम्मानित पेशा था उसकी स्थिति ये क्यों आ गई कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 13 से 18% के बीच लटकता रहा और विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 2.5% पर आ गए? क्यों 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 खेती में 75% से घट के 55% किसान रह गए? खेती छोड़ के क्यों भाग रहे? 5 से 12 तक करीब 3 करोड़ 70 लाख किसानों ने खेती छोड़ी। सबसे सम्मानित पेशा इस स्तर पर आ गया कि एक मजदूर से कम आमदनी औसतन किसान की हो गई। पंजाब की आपने बात की। पंजाब और हरियाणा दोनों केंद्र कांग्रेस शासित प्रदेश हैं। पंजाब में पहले संशोधन पास हो चुका है, राजस्थान में भी संशोधन पास कर दिया बिल के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है, आप खुद बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत लंबा आपका सार्वजनिक जीवन रहा है, संसद में बनाया हुआ कानून दोनों सदनों से वो पास हो गया बहुमत के साथ, इस तरीके से मजाक उड़ाना उसका कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है, संसद में ये हमारे संविधान में प्रावधान है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ समवर्ती विषय हैं जिसमें दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ये आर्टिकल 246 के 7वें शेड्यूल में आता है कि कृषि का में राज्यों को अधिकार है कानून बनाने का, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब किसानों की फसलों के दाम की बढ़ाने की बात हो, प्राइस को उसको कंट्रोल करने की बात हो, प्रोसेसिंग की बात हो, भंडारण की बात हो, कृषि उत्पाद के उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, इसके संबंध में ये समवर्ती सूची में आता है। केंद्र को भी अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है। तो केंद्र ने उस अपने अधिकार का उपयोग किया, और जब दोनों को अधिकार हो तो केंद्र जो कानून बनाता है वो प्रिवेल करता है राज्य के कानूनों पर। कोई राज्य का कानून इसमें अड़ंगा नहीं लगा सकता जो केंद्र ने कानून बना दिया। ये संविधान में है, और संविधान का उल्लंघन ये करते रहे प्रस्ताव पास, कुछ नहीं होना। केंद्र ने अपने अधिकार का उपयोग किया है, जो उसको अधिकार है संविधान के अनुसार, उसके अनुसार काम किया है, और वही कानून ये कल को जाएंगे सुप्रीम, ये केवल इसलिए ड्रामा कर रहे हैं, वो जानते हैं
जहां केंद्र और राज्य समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार हो, कोई भी कानून जो केंद्र बनाएगा वही प्रिवेल करेगा राज्यों पर। ये जानते हैं, इसको कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन केवल ये इसको विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप खुद भी एक बड़े किसान नेता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि अन्नदाता को और किस तरीके से संपन्न बनाना चाहिए? ऐसी क्या योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा सकती हैं जिससे अन्नदाता और अपने पैरों पर सही से खड़ा हो पाए? देखिए, किसान को जो एमएसपी तय हुई है, उस एमएसपी पर खरीदारी हो जाए। अभी तक केवल 22 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। बहुत ऐसी जिन्स हैं जिनकी एमएसपी घोषित नहीं होती। केंद्र सरकार ने, जब से माननीय मोदी जी आए हैं, इन्होंने तय किया है। आपने देखा होगा कि एक रेल चलाई है, किसान ट्रेन। इसी तरह किसान उड़ान, ये किस लिए? और एक दिन की बजाय 5 दिन की डिमांड क्यों हो रही है? कि किसान जो उत्पाद कर रहा है, कुछ ऐसी हैं पेरिसेबल चीज़ जो 2 दिन में ख़राब हो जाएंगी। उनके भंडारण की निचले स्तर पर व्यवस्था हो जाए, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाए, और वो एक्सपोर्ट के लिए किसान का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किसान सहकारी समितियां हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकें। एपीडा इसकी पूरी मदद करता है। तो किसानों को, यदि उत्तर प्रदेश का आम मशहूर है, तो अकेले अमेरिका में 2 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता होती है आम की। अभी तक हम केवल 40,000 मैट्रिक टन आम भेज रहे हैं। तो यहाँ का किसान अच्छा पैकिंग करके, उसको ब्रांडिंग करके वहाँ आम भेजे, 2 लाख मैट्रिक टन आम जाएगा। मखाना बिहार का है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। पहले आत्मनिर्भर भारत के लिए, लोकल के लिए वोकल होइएगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करिएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर को, विदेश को एक्सपोर्ट कर सकें और इंपोर्ट घट सके। किसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि किसान की फसलों का दाम सही मिल जाए, और उसके लिए अपनी सरकार ने सारी की सारी योजनाएं लागू कर दी हैं। लेकिन कुछ विपक्ष के राज्य हैं, अभी कई सवाल होते हैं। किसान सम्मान निधि बहुत राज्यों में कहते हैं कि साहब नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं कर रहे, कुछ लागू नहीं कर रहे केंद्र की योजनाओं को। और ये जरूरत भी इसीलिए पड़ी कि केंद्र ने कई योजनाएं जिनकी घोषणा की, उन राज्यों ने लागू नहीं करी थी, या वो अड़ंगे लगा रहे थे। इसलिए केंद्र को इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, और ये जरूरी था। अब ये हर सब राज्यों पर लागू होगा। हमारा दिल्ली है, बंगाल है, ये जम्मू कश्मीर था अब से पहले, जब तक ये हमारा यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। कोई किसानों की जितनी भी सम्मान निधि हो, कोई योजनाएं हो, जितनी को वहाँ लागू ही नहीं थी, वो लागू नहीं कर रहे थे। अब हमारा इतना पैसा जा रहा है किसान सम्मान निधि में, ये आप देखिए क्यों रिवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करके नहीं, क्यों यहाँ केंद्र की योजनाएं लागू नहीं कर रही। करीब करीब आफ्टर हार्वेस्टिंग लॉसेस देश में 92,000 करोड़ का सालाना का है। ये तो किसान का नुकसान है ना, इसको मीट आउट किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी जिस रास्ते पे चले हैं, वो किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए सबसे उचित रास्ता है। एक गाय 100-150 गज जमीन में आसानी से रखी जा सकती है, और एक गाय एक परिवार का पालन कर सकती है। 1 एकड़ जमीन के बराबर पैदा गाय से ली जा सकती है। 25 रुपये लीटर गांव से दूध आता है, शहर में आके उसके 100 रुपये बना लेते हैं। उसमें से पनीर भी निकलेगा, छाछ भी जाएगी, मक्खन भी निकलेगा, 100 रुपये बन जाते हैं। तो किसान क्यों नहीं कर सकते इस काम को? यही सब योजना है कि किसान ही इस काम को करें, किसानों के बच्चे इस काम पर लगें, तो किसान समृद्धशाली होगा। बल्लभगढ़ में एक सरफिरे ने एक बच्ची है, उसको गोली मार दी। मीडिया में बड़ा इस चीज़ की चर्चा हुई, महापंचायतें भी हो रही हैं बल्लभगढ़ में। मीडिया ने जब इस चीज़ को खंगाला, तो 2 साल पहले भी उस लड़के ने उस लड़की को किडनैप कर लिया था। उसका राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक रसूख रहा है, उसका कांग्रेस से जुड़ा हो रहा है। राजनीतिक रसूख के कारण सारा मामला रफा दफा कर दिया गया। अब 2 साल बाद लड़के को गोली मार दी गई। मामला ये भी सामने आ रहा है, उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए कि हमारी बेटी को फ़ोन वोन भी किए गए थे कि आप धर्म बदल लो, आपकी
आपकी शादी कैसे होगी, अब आपका नाम बदनाम हो चुका है, आप धर्म बदलो, इससे शादी कर लो। और जब उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया तो उसको गोली मार दी गई। किस तरीके से देखते हैं इस घटना को आप? देखिए, ये अकेले बल्लभगढ़ की घटना ही नहीं है। इस तरह के दर्जनों केस सामने आ गए। लव जिहाद के नाम पे जिस तरह का ये कुकृत्य किए जा रहे हैं, कोई नाम बदल लेगा अपना, नाम बदल करके और दूसरे धर्म की लड़कियों को बहकाने फसलाने का काम करते हैं, और बिना इच्छा के। बहुत ऐसी हैं जो एक धर्म की दूसरे धर्म में शादी हैं, लेकिन यदि लड़के लड़की की सहमति है तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से लड़की की इच्छाओं के विरुद्ध ये कृत्य किया गया है, इसमें मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार ने जांच बैठाई है, SIT उसका जांच कर रही है, सख्त कानून बनाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है, हरियाणा की सरकार ने भी कहा है, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाइएगा। और जब पहले लड़की का अपहरण हुआ था, जो भी उसमें सम्मिलित थे, जिन लोगों ने दबाव देकर वो फैसला कराया, वो सब भी अभियुक्त बनने चाहिए, 120B की, सब जेल जाने चाहिए। और ऐसे केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, और इसका कोई रास्ता ही नहीं है। ये तभी ये बंद होगा। ये इससे घटिया काम, निंदनीय कार्य हो नहीं सकता जो इस लड़की के साथ हुआ है। सर, एक सवाल हो रहा है कि हाथरस में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, वहाँ एक लड़की को मार दिया गया था। आरोपी सारे जेल में है, CBI जांच कर रही है। विपक्ष की वहाँ जाने की होड़ लग गई थी कि पहले कौन जाए वहाँ पे। आम आदमी पार्टी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो या TMC के जो तमाम सांसद हैं, सबकी एक तरीके से लाइन लग गई थी वहाँ पे, होड़ सी मची थी कि पहले सबसे पहले कौन जाए। बगल में दिल्ली के बल्लभगढ़ है, अभी तक कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता उस लड़की के घर नहीं गया, उसके पीड़ित परिवार के साथ नहीं गया। देखिए, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिन्होंने CA के नाम पर देश में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया था, वो जहाँ भी जो लंबे टाइम से चली आ रही है तुष्टीकरण की राजनीति, वो उसमें हर काम में राजनीति देखते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और उनको केवल हाथरस की घटना दिखाई दी, राजस्थान की घटना दिखाई नहीं दी। उनको बलरामपुर गोंडा में, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़की थी, वहाँ कोई नहीं गया। यहाँ नहीं आया क्योंकि तौफीक ने गोली मारी। तो वो केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ हाथरस में भी सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको CBI को भेजने की बात करते हैं, और CBI भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा है। तो ताकि वहाँ पर बाकायदा, क्योंकि मामला जांच में है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ ओपन हो चुकी, 3 बार मेडिकल रिपोर्ट आई है, कहीं रेप की घटना ही नहीं हुई, उस पर इन लोगों ने कि उनके घर पर जा कर के बाहर से पैसा आ रहा है PFI का, और उसके द्वारा वो सब फंडिंग करके और गुमराह करके बड़ा देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाई थी, जिसकी हवा माननीय योगी जी की सरकार ने निकाल दी है। ये केवल हर जगह राजनीति देखते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, एक वर्ग विशेष की वोट को खुश करने के लिए काम करते हैं। ये न्याय की या महिलाओं की रक्षा की बात कभी सोच ही नहीं रहे कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको न्याय मिलना चाहिए। क्यों नहीं राजस्थान की घटना इन्हें दिखाई दी? क्यों नहीं बल्लभगढ़ की घटना दिखाई दे रही? क्यों नहीं ये वहाँ जा रहे? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ हैं आप पार्टी के नेता? कहाँ हैं तृणमूल के नेता जो हाथरस तक जा रहे थे? कहाँ गया अब राहुल और उनकी बहन प्रियंका? ये जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वो क्यों नहीं जाते वहाँ? क्यों? क्योंकि तौफीक नाम जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उनको इस बात के लिए, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इस लड़के का ग्रैंडफादर कांग्रेस का विधायक था, नेता था, सांसद रहा है, इसका चाचा MLA है, तो ये क्यों इसीलिए नहीं जा रहे? कांग्रेस वाले कुछ भी करें, इसके लिए छूट है, और सब पार्टी वहाँ गोलबंद होकर जाएंगी, हाथरस यहाँ कोई नहीं आएगी। तो ये तुच्छ राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर, लव जिहाद का जो मुद्दा है समय समय पर उठता रहता है। अभी हरियाणा में एक और मामला कुछ लव जिहाद से जुड़ा हुआ था, नाम कुछ अलग था लड़के का, और लड़की को भगा के ले गया
और उसका खून कर दिया, अभी मीडिया में चल भी रहा है। समय समय पर ये लव जिहाद का मुद्दा देश के अंदर उठता रहता है। क्या कड़े कानून उठाए जाएं, क्या कड़े कानून बनाए जाएं इसको रोकने के लिए, आप क्या सोचते हैं? अभी उत्तर प्रदेश हरियाणा सरकार ने कहा है इसमें कानून बनाने के लिए, और कानून तो देखिए आज भी कानून में कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामलों की त्वरित निस्तारण हो, 1 महीने के अंदर अंदर फाइनल सुनवाई होकर ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ऐसे लोगों को सीधी फांसी देनी चाहिए जो यहाँ बल्लभगढ़ में किया है। एक देश में एक शायर है मुनव्वर राणा, एनआरसी और जब सीए बिल जब पेश हो रहा था तो तमाम तरीके के विवादित बयान उनकी बेटी की तरफ से दिए गए। अब एक दोबारा उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई मेरे माता पिता का कार्टून बनाएगा तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। आपको लगता है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग को इस तरीके की भाषा बोलनी चाहिए? लगातार मोदी विरोध के बात कर रहे हैं। मोदी विरोध में कभी कभी बहुत ज़्यादा सीमाएं लांग जाते हैं वो। माननीय मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, सीमाएं नहीं लांघती। ऐसे लोग, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 47 में, धर्म के आधार पर हुआ था। जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको पूरी छूट थी पाकिस्तान जाने की, लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको पाकिस्तान से प्यार है, हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। देश का ना इतना सम्मान इनको दिया है शायर को, और वो बात करें जो देशद्रोही करता है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह के मुकदमे कायम होने चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। योगी सरकार का जो हंटर है माफियाओं पर लगातार चल रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनको थोड़ी परेशानी हो रही है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। और क्या सीएम आवास का भी नक्शा है क्या मुख्यमंत्री के पास? उनकी तरफ से कहा गया है। ये जवाब तो वही देना, अब से पहले वही कालिदास मार्ग पे बैठे हुए थे योगी जी से पहले। इस बात का तो उन्हें पता होगा है या नहीं है उनको। देखिए ये घटिया किस्म की छोटी राजनीति है। योगी जी कोई जाति या धर्म को देख कर नहीं कर रहे। यदि कोई भी गैंग, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, और वो माफिया हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो जनता की संपत्ति की तोड़फोड़ करेंगे उनसे पैसा वसूल किया जाएगा, कानून बन गया है वहाँ पर। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं है कि कान हिला जाएं, चाहे वो तबलीगी जमात वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मामला हो, या अब किसी भी धर्म का यदि कोई माफिया है, वो या तो उत्तर प्रदेश में रहेगा तो सीधा सीधा रहना पड़ेगा, नहीं तो अंदर जाएगा या प्रदेश छोड़ के भाग जाएगा। सर एक सवाल है, सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा चल रही है और मीडिया में भी बहुत चर्चा चल रही है कि मायावती पूर्व मुख्यमंत्री यूपी की बीजेपी के करीब आ रही हैं, तो क्या सर ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं देखने को नहीं मिला। मायावती जी का आज मैंने बयान पढ़ा है, उन्होंने कहा मैं बीजेपी के साथ नहीं जा रही। ये तो केवल इसका जवाब तो खैर मायावती दे सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। उनका बयान आया था कि अखिलेश यादव को हराने के लिए एमएलसी के जो चुनाव होंगे मैं बीजेपी का सपोर्ट करूंगी। क्योंकि मायावती के साथ जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि अखिलेश ने 5-6 एमएलए उनके तोड़ कर इस तरह का एक उद्योगपति से खरीद फरोख्त करा के एक उद्योगपति के द्वारा उनको तोड़ने का काम किया, तो उसके बारे में उन्होंने कहा होगा कि अभी मेरी राज्यसभा चुनाव में उन्होंने अड़ंगा लगाया तो मैं विधान परिषद चुनाव में लगा दूंगी, तो हो सकता है इस तरह दिया हो, लेकिन बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। सर यूपी की राजनीति में मायावती की अभी कोई जगह बची है कि नहीं बची? क्यों सर राजनीतिक जगह? देखिए राजनीतिक जगह सबके लिए होती है, समय बदलते रहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जब लड़े थे तो मायावती, अखिलेश, राहुल गांधी सब एक फ्रंट पर थे, सब एक साथ होकर लड़े थे। उसके बाद स्थिति ये आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेन देन नहीं है। मायावती की अपनी राजनीति है, अखिलेश की अपनी राजनीति है, राहुल जी की अपनी राजनीति है। वो चाहे जो करें, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर एनडीए की सरकार जो वहाँ है उत्तर प्रदेश में भी भारी बहुमत से आगे बढ़ने जाएगी। सर आखिरी सवाल है मेरा, एमपी लैंड फंड आपके द्वारा कराए हुए कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिन्होंने आपने अपनी सांसद निधि से जो कार्य करवाए? देखिए मेरी सांसद निधि का 1 साल का केवल एमपी फंड आया था, और मैंने कोशिश की जो जनता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की जगह थी वहाँ पर उसको आवंटित किया पैसे को। और क्योंकि नोडल डिस्ट्रिक्ट मेरठ मैंने सेलेक्ट कर रखा था,
उसी में ज़्यादातर काम हुए हैं। लेकिन एमपी लेड का एक तजुर्बा मुझे है कि अधिकारी कामों को लटकाने का बहुत प्रयास करते हैं, डिले करते हैं किसी न किसी कारण से। अभी तक 1 साल का भी पूरा पैसा नहीं लगा पाई वो जो काम दिए थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि उन जगह पे काम होना चाहिए जहाँ आवश्यकता है, जहाँ हुआ नहीं है। तो ज़्यादातर कार्य वहीं पर कराए गए हैं पूरे ज़िले भर में। ज़िले के बाहर कोई पैसा हमने दिया नहीं है, किसी संस्था को वैसे हमने एजुकेशन वालों को पैसा नहीं दिया है। गाँव में, गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, पिछड़ों में, उन इलाकों में काम कराएं। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर जी। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।